हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूं। जैसे कि आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर हो गया सीए फाउंडेशन वालों का, तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी सीए की जर्नी का सारथी सीए मोहित श्रीवास्तव आपके लिए उस पेपर का एक शॉर्ट रिव्यू लेकर के आऊँ। कोई भी सॉल्यूशन मैं आपको डिस्कशन नहीं करूँगा यहाँ पे, बस मैं आपको कुछ बातें बताने आऊँगा इस पेपर के बारे में कि कैसा था पेपर। टफ था, एवरेज था, ईजी था, बच्चों का क्या फीडबैक रहा, उसका रिव्यू करते हैं और हल्का सा कुछ देखते हैं कि कहाँ से पेपर इस बार पूछ लिया आईसीआई ने। क्योंकि हमने एक वीडियो में बताया था आपको कि भाई साहब की क्या करना है, एबीसी एनालिसिस करके दिया था, तो क्या उस एबीसी में से पेपर आया भी है या नहीं आया, कि हमारा एनालिसिस बेकार रहा। देखते हैं कि क्या क्या हमने एनालिसिस किया था। आप जाकर के वो वीडियो देख भी सकते हैं एनालिसिस वाली, तो और आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो एनालिसिस बताया था उसके हिसाब से कितना पेपर में मैच हुआ है और कितना नहीं। तो मैंने जो एनालिसिस बनाया था उसके अकॉर्डिंगली ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर जो मैंने बताए थे आपको उस वीडियो में, उसमें से आईसीआई ने 65 मार्क्स तक का पूछ लिया उन टॉपिक या उन चैप्टर में से। बी कैटेगरी से पूछा 40 मार्क्स का और सी कैटेगरी से आईसीआई ने पूछा 20 मार्क्स का। सर ये तो 125 नंबर का हो गया। बेटा 125 के तो पेपर आया था, याद करो। आपने क्या करा था, उसमें एक क्वेश्चन छोड़ा था और एक में इंटरनल चॉइस थी, तो अल्टीमेटली 100 नंबर का ऐसे हो जाता है। तो ठीक है, हमारे हिसाब से जो हमने कैटेगराइजेशन किया था ए कैटेगरी, बी और सी, उसके हिसाब से 65 नंबर का ए से पूछा, बी में से 40 नंबर का और सी में से 20 नंबर का। बहुत ही बढ़िया। देखते कहाँ से क्या क्या पूछा उसने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत से बच्चे जो होते हैं थियोरी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, थियोरी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो सोचो उनका कितना लॉस होता है हर अटेम्प्ट में। हर अटेम्प्ट में ऐसे बच्चे होते हैं जो थियोरी को इग्नोर करते हैं, और मैं हर अटेम्प्ट में चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया, चिल्ला चिल्ला के बताते बताते थक गया कि 20 से 22 नंबर और कभी कभी 25 नंबर तक आईसीआई थियोरी डायरेक्टली पूछता है और हम उसे ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। हम उस 10 नंबर के चैप्टर के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं। जैसे सपोज मान लो ये पार्टनरशिप का चैप्टर है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इतने सारे चैप्टर, उसके अंदर 6-7 यूनिट है, आना कितना उसमें से 10 से 15 नंबर का। हम उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लग रहते हैं महीने महीने भर तक। लेकिन वही बात करें थियोरी की, जो सिर्फ 4 घंटे में पढ़ के खत्म की जा सकती है, मान लो चलो हद से 2 दिन में मान लो, ठीक है, जो बहुत ही आराम से पढ़ने वाला बच्चा 2 दिन में अगर रीड भी कर लेगा ना, तो अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख के आ सकता है और वो 22 से 25 नंबर तक हमें सिक्योर करके दे सकते हैं। और हम उसको ऐसे इग्नोर कर दें, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हर बार बच्चों का लॉस होता है। देखो इस बार भी क्या हुआ है, हर बार की तरह सेम ही चीज हुई है कि जैसे शुरू का पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर वही 6 ट्रू फॉल्स हमेशा की तरह, हर एक ट्रू फॉल्स 2 नंबर का। इसके अंदर एक नंबर आता है कि आंसर बताने का ट्रू है या फॉल्स, और एक नंबर आता है रीजन बताने का। तो देखो पहला ही क्वेश्चन कहां से पूछा, कितनी बेसिक थ्योरी पूछी है कि नॉमिनल अकाउंट होता है क्या वो बैलेंस किए जाते हैं साल के अंत में। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, जो कि 11वीं क्लास में आपको बताया जाता है और आपको फाउंडेशन में फिर बताया जाता है, तब भी बहुत से बच्चे इसको गलत करके आते हैं। इसका आंसर क्या है, सीधा सीधा क्या है, फॉल्स है इसका आंसर। ये तो ट्रांसफर किया था ना पीएनएल के अंदर। बस ये आंसर बताऊंगा, बाकी वो आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने कहता है कि मैं खुद बिलीव नहीं रखता कि आंसर को डिस्कस किया है पेपर के बाद, कि बच्चों को अपना अपना आंसर करके आता है, फिर टेंशन हो जाती है कि अगर आंसर पता लग जाए तो। और तुम भी सॉल्यूशन वाली वीडियो मत देखा करो, लास्ट में जब 4 पेपर खत्म हो जाए उसके बाद देखो आराम से सॉल्यूशन वाली वीडियो, ठीक है, मैं खुद बना दूंगा। बट तब तक रिव्यू देख लो कैसा है पेपर का रिव्यू, ठीक है। फिर ये डेप वाले चैप्टर से कह सकते हो, या फिर ये उससे भी कह सकते हो। तुम चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर, वहां से पूछा हुआ है। चैप्टर 2 का यूनिट नंबर 3 है, वहां से इन्वेंट्री वाले से, ये भी खैर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल से पूछा हुआ है। वहां इन्वेंट्री वाले चैप्टर से और कंजर्वेटिज्म दोनों को मिक्स करके पूछा हुआ है। ये एक ट्रू फॉल्स यहां से पूछ लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले से एक ट्रू फॉल्स पूछ लिया, ठीक है। एनपीओ से पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। और ये डिजीज पार्टनर यानी कि पार्टनर कैपिटल से पूछ लिया एक ट्रू फॉल्स। तो सिंपल ट्रू फॉल्स बहुत ही सिंपल थे, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, उसके ट्रू फॉल्स सारे सही हो जाएंगे। पूरे 12 नंबर तक आप सिक्योर कर सकते हैं इसके अंदर, हार्डली 12 में से नहीं तो आप 10 तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखो कितना मजेदार है, ठीक है। इसको क्या हो गया, हाँ, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तुम सोचते भी नहीं हो, आईसीआई वो कर देता है। तुम सोचो ये थोड़ी पूछेगा फाउंडेशन में आईसीआई, तुम सीए कर रहे हैं, ये थोड़ी आंसर दे के आएंगे। भाई वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो। कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हारे क्लास 11 चैप्टर 1 का क्वेश्चन। बताओ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। अगर हल्का सा भी रीड भी करके जाते ना, इसका आंसर आराम से कर देते, कोई टफ नहीं था ये क्वेश्चन भी। बहुत ही इजी क्वेश्चन कहूंगा अभी तक तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में वो क्या है, रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है, और सिर्फ 4 ही एंट्री पूछी है और 4 नंबर क्वेश्चन है। और कोई भी ऐसी टफ एंट्री नहीं पूछी, कोई सस्पेंस अकाउंट माने को नहीं कहा इसने, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा कि अगले साल एडजस्टमेंट हो रहा है तो पीएनएल एडजस्टमेंट करना है, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को तो मैं पूरा इजी ही कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने ध्यान से कराए और सब कुछ सही कराए तो क्वेश्चन नंबर 1 इजी है। आप इसमें से 20 में से 20 भी सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स का एग्जाम है, गलती तो होने की चांस है नहीं इसमें। आपको बस कितना 4 डिफरेंस बताने हैं, आराम से बता सकते हैं। तो 20 में से 20 भी सिक्योर कर सकते हैं, और कहीं नहीं तो आप 20 में से कितना 17 से 18 नंबर तो इजीली इसमें सिक्योर कर ही सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 इस बार तो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा आईसीआई ने हमसे, वो देख लेते हैं। देखो
सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा बीआरएस से, वो भी 10 नंबर का। और मजे की बात यह है कि ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है हाँ स्टडी मैट का क्वेश्चन है ये, मतलब स्टडी मैट से मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो भी इलस्ट्रेशन से, क्वेश्चन से नहीं इलस्ट्रेशन से। तो ये तो सीधा सीधा वही क्वेश्चन हो गया। और मजे की बात यह है कि आईसीआई ने इसमें मुझसे एडजस्टेड कैश बुक बनाने को भी नहीं कहा, तो मेरा वहां पे टाइम बच गया। बच्चों को पता नहीं थोड़ी तकलीफ लगती है एडजस्टेड कैश बुक बनाते समय, तो वो आईसीआई ने कहा ही नहीं, सिंपल ही कर दिया इसको भी। तो 10 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था, आप आराम से 15 मिनट लेकर के उसको करते हैं एग्जाम में, 10 में से 10 सिक्योर कर सकते थे। और चलो कोई भी ऐसी खास एडजस्टमेंट नहीं है जो डिफिकल्ट हो, देखो सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट है कि डिविडेंड डिपॉजिट हो गया, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है, चेक इशू कर दिया, अभी हमारे पास रिकॉर्ड करा इन कैश बुक में अमाउंट गलत कर दिया तो उसको डिफरेंस अमाउंट सही कर देंगे इसको अपने उसके अंदर, सिंपल बात है ये भी। फिर 55,000 का चेक दिया हमने जो कि क्लियर नहीं हुआ अभी तक चेक बैंक में, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं होना ज़्यादा कुछ खास, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल एडजस्टमेंट है ये भी, ठीक है। प्रीमियम वाली देखो सीधी सीधी एडजस्टमेंट है, कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बस 8 एडजस्टमेंट है, सारी की सारी अच्छी एडजस्टमेंट है। इस क्वेश्चन को भी हम किस में रख सकते हैं, वैसे तो ईजी रखना चाहता हूं मैं, बट फिर भी चलो एग्जाम के प्रेशर को ध्यान में रखते हुए मैं इसको थोड़ा सा बिलो एवरेज में रख देता हूं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अगर सही प्रैक्टिस करी होगी तो अच्छा क्वेश्चन था 10 नंबर का, ठीक है। चलो आ जाओ। फिर उसके बाद ये पूछ ले तुमसे बिल्स ऑफ एक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हैरी ने बिल बनाया, सेजल ने बिल बनाया, फिर उसने सेजल ने फिर बिल बनाया उसके ऊपर, मतलब एक बार एक्सेप्टेंस करी फिर उसने एक्सेप्टेंस करी, तो इस तरीके से दोनों में चलता रहा। फिर वो बैंकरप्ट हो गया, उसका कुछ पैसा मिला कुछ पैसा नहीं मिलेगा, वो बैड डेट वाली एंट्री पास करनी होती है लास्ट में, इंसॉल्वेंस वाली, वो हो जाता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, चलो इसको एवरेज क्वेश्चन रख देते हैं हल्का सा, क्योंकि बस ये क्वेश्चन अपने स्टडी मैट में है, ये वाला क्वेश्चन, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये वैसा क्वेश्चन है, ठीक है, नाम दिमाग से निकल गया मेरे, ये मेरे ख्याल से जॉर्ज वाला क्वेश्चन है शायद, वैसा कुछ क्वेश्चन है, या उससे पहले वाला क्वेश्चन है, तो देख सकते हो, या पीटर वाला क्वेश्चन है, ऐसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 20 नंबर का जो था, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन एवरेज की कैटेगरी में डाल देते हैं एग्जाम के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, ठीक। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी नहीं थी जो तुम्हारे आउट ऑफ द बॉक्स हो, सिंपल एडजस्टमेंट थी। बच्चों ने गलती करी है, जितना मुझे पता चला है कुछ बच्चों ने, उसने इस वाली एडजस्टमेंट में गलती कर दी थोड़ी सी बस लास्ट में, तो बच्चे डर रहे हैं कि पूरा कट जाएगा क्या, 10 नंबर में से 10 नंबर नहीं मिलेंगे या 10 में से 0 मिलेगा, नहीं नहीं, अगर आपने बस इसकी वजह से आपका आंसर मैच नहीं हो रहा तो आप 10 में से 7 से 8 नंबर फिर भी सिक्योर कर लेंगे, बाकी अदर एडजस्टमेंट सही होगी, क्योंकि तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट आती है, कोई इतनी खास है नहीं, ट्रेडिंग में और असेट में चली जाएगी सीधी। प्लांट मशीनरी पे डैप लगाना है, बट ध्यान रखना है कि कब परचेज करा है, ठीक है। मतलब अच्छा डेबिट कर रखा था परचेज अकाउंट में, तो सिंपल है, परचेज अकाउंट में परचेज कम हो जाएगी मेरी और मशीनरी मेरी बढ़ जाएगी, तो 3 लाख से मशीन में डैप और लगाना पड़ेगा मेरे को। 3 मंथ का फैक्ट्री रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, 3000 अमाउंट दे दिया, लो सीधी बात है, आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट हो गई। तो डेप्रिसिएशन लगाना है मेरे को और 10% लगाना है किस पे, प्लांट मशीनरी और मोटर वैन पे, ठीक है। 5% लगाना है फर्नीचर पे और 10% वो मोटर वैन और P&N पे, बस ठीक है। बैड डेट दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है और ये डिस्काउंट दे रखा है। देखो ये वाली एडजस्टमेंट जो होती है ना, इसमें ये जो हमें डिस्काउंट लगाना होता है डेटर पे, ये लगाना होता है हमें गुड डेटर पर, किस पे लगाना होता है, गुड डेटर। अब गुड डेटर कैसे निकलते हैं, गुड डेटर मेरे निकलते हैं जो मेरे ओरिजिनल डेटर हैं उसमें से फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद, यानी कि ये वाले 7,000 माइनस करूंगा मैं, ट्रायल में जो डेटर देखें उसमें से फर्दर बैड डेट माइनस करे मैंने, और क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करने के बाद ये वाला, ये प्रोविजन भी माइनस करना होता है मेरे को। फिर उसके बाद जो अमाउंट बचता है उस पर मैं 2% का डिस्काउंट बनाता हूँ। डिस्काउंट यानी कि मैं अपने डेटा को डिस्काउंट दे रहा हूँ, उसका प्रोविजन बनाना है मेरे को। तो डिस्काउंट तो भाई उसी को दोगे ना जो पैसे देने वाले हैं, जिन पे डाउट है, जो पैसे नहीं देंगे उनका तो प्रोविजन बना लिया ना, उनको क्यों डिस्काउंट देना भाई, उनसे पैसा मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, डिस्काउंट देके क्या ही उनसे तीर मार लेंगे हम, तो वो वाली बात है। तो ये बस ध्यान रखने वाली एडजस्टमेंट थी, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को मैं एक अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूँ, ठीक है। अबव एवरेज बोल दूँ, ठीक है, बस सिंपल ही था, ठीक। बस एक ये एडजस्टमेंट दे रखी है स्टडी मैट में, किसी इलस्ट्रेशन किसी क्वेश्चन में नहीं दी उसने, लेकिन उसने वो जो चार्ट दे रखा ना वहाँ देखी हुई, और हमने तो आपको बताई थी, हम पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे सब सारे हमने सिखाई थी, तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट में क्या पूछा भाई साहब, ये आ गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से या फिर उससे पार्टनरशिप से। इसके अंदर WCR भी दे दिया उसने तुम्हें, EPF भी दे दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी दे दिया, यहाँ पे डेटर के अंदर प्रोविजन भी दे दिया, काफी चीजें उसने बैलेंस शीट के अंदर दे दी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन पड़ गया था, ठीक है। बट हाँ, जिसने थोड़ा सा ध्यान लगाया करा ना, इसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं थी, ये अच्छी बात थी। और जब कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं थी तो बैलेंस शीट मैच होने के चांस बढ़ जाते हैं, और बहुत से बच्चों की बैलेंस शीट मैच हुई है। मेरी इससे जिन बच्चों से बात हुई है उनकी बैलेंस शीट एक बार में मैच कर गई थी एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रहा क्वेश्चन भी,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी नहीं कहूंगा बट अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसको मैं अबव एवरेज कैटेगरी में डाल सकता हूँ एग्जाम के प्रेशर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ये भी तुम्हारा पार्टनरशिप से था और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे इसमें भी कुछ ऐसी खास एडजस्टमेंट नहीं थी जो कि तुम्हें क्या करनी हो, कैपिटल एडजस्टमेंट करनी हो या कुछ ऐसा करना हो। इसमें जिन बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, वैसे बहुत सच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ ही दिया होगा क्योंकि चॉइस में आता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ही बच्चों ने चॉइस में निकाला है। तो जिन्होंने करा है, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई सर हमारा ना बैलेंस शीट मैच कर गई थी एक बार में, तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ बच्चे थे जिनकी बैलेंस शीट मैच नहीं भी हुई, सच बात ये भी है, बट कोई नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मान लेते हैं, कोई एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, इसके अंदर तुम्हें बहुत सी मेहनत, एंट्री भी पास करनी थी गुडविल की, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट अकाउंट बनाओ, सभी कुछ करना था अल्टीमेटली, पूरे क्वेश्चन पूछ रहे फुल बस एडजस्टमेंट जो कैपिटल की होती है वो नहीं करवाई, बाकी सारी कर्म कांड करवा ली उसमें इस क्वेश्चन में। एनपीओ वाला क्वेश्चन, एनपीओ का अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बस ये जो था ये थोड़ा सा मिलता जुलता था तुम्हारा किससे, जो स्टडी मैट में क्वेश्चन है उससे, हूबहू तो नहीं कह सकता मैं, बट काफी हद तक मिलता था, ठीक है। ये वाली एडजस्टमेंट मिलती थी तुम्हारी, ठीक है, और ये वाली एडजस्टमेंट तुम्हारी स्टडी मैट के क्वेश्चन से मिल रही थी, ठीक, और ये वाली एडजस्टमेंट नहीं मिलती थी, ठीक है, 6th वाली। ये वाली तो खैर हर में सेम ही होती है सब्सक्रिप्शन की तो मोस्टली, और ये वाली अदर एक्सपेंस के हिसाब से मैच हो रही थी। तो एक दो एडजस्टमेंट थी जो इलेक्शन से मैच नहीं हुई थी, जो अलग सी थी, बट अगर ध्यान से करा होगा तो हो गया होगा। बट जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा ही है तो उनको तो वो बची गए होंगे क्वेश्चन करने से, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन में कर सकता हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगता है एनपीओ क्वेश्चन करने में और ध्यान भी रखनी होती है बहुत सी चीज़ें, तो इसको मैं थोड़ा टफ में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 इन्वेंट्री का, ठीक है, 5 नंबर का एज यूजुअल सेम क्वेश्चन जो स्टडी मैट में है, तो ये एवरेज क्वेश्चन रखते हैं इसको, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में चॉइस मिल गई, मजा आ गया तुम्हें जीवन में, और क्या चाहिए, ठीक है। एक तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दे दिया उसने यहाँ पे तुम्हें, और साथ में उसने सिंगल एंट्री के साथ चॉइस दे दी इसकी, तो 5 नंबर का सिंगल एंट्री का यहाँ पूछ लिया उसने, बस। अब बहुत से बच्चों ने सिंगल एंट्री करा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इजी बढ़ता है, डेटा अकाउंट बनाओ मौज लो जीवन में। बताना क्या था मेरे को इसके अंदर, एक सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसके अंदर मेरे को बताना है डेटर का अकाउंट बनाना है अल्टीमेटली, बैड डेट्स कितना हुआ, देखो बैड डेट का अमाउंट बनाना है कि कितना बैड डेट रहा मेरे पास, तो वो निकाल लेंगे। डेटर अकाउंट बना लोगे, सारी चीजें उसने दे रखी है मेरे को इन्फॉर्मेशन की, ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, सेल्स कितनी करी है, उसमें से 80% क्रेडिट की है, तो जब मैं डेटर अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे को सिर्फ क्रेडिट सेल से मतलब रहेगा, तो सिर्फ यहाँ मेरे को क्रेडिट सेल मिल गई। पेमेंट रिसीव हो गई कुछ की बैंक से मिली है जो कि डिसऑनर हो गया, तो वो डेटर फिर बढ़ जाएंगे मेरे, ठीक है। किसी ने बिल रिसीवल दे दिया मेरे को, तो उससे डेटर मेरे कम हो जाएंगे, तो ध्यान रखने वाली बात। तो जो मोटा मोटा डिफरेंस आएगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, बैड डेट में। डिस्काउंट भी दिया है तो डिस्काउंट भी मिल गया किस पे, जो क्रेडिट सेल आई इसकी 16 लाख की 80%। तो सीधा आंसर आता 5 नंबर, मजेदार थे, सिंपल, ये इजी क्वेश्चन था। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सी, ये डिवेंचर का क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है, इसे अबव एवरेज रख सकते हैं। 10 नंबर का, इसमें इशू और रिडम्पशन दोनों पूछ लिया उसने, इस वजह से बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत रही, ठीक है, तो ये अबव एवरेज रख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा की तरह फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर, और सॉरी कंपनी अकाउंट का 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो बस छोटा सा ही क्वेश्चन था, वैसे तो ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगी उसने। बैंक अकाउंट पूछ लिया, बट इस बार उसने बैंक अकाउंट पूछ लिया उसने इस बार, तो जो भी बैंक की एंट्रीज होती है वो हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो बस 4 कॉल का क्वेश्चन था, एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हो, 2 रुपये, और इस पे बाकी एप्लीकेशन पे है 2 रुपये प्रीमियम है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, और बैलेंस अलग अलग 2 इक्वल अमाउंट की कॉल पे, बस, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन मिली है, प्रोडाटा बेस लगाना है, कुछ को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और 1600 शेयर है किसी हरीश के पास, उसको हमने पैसे दिए, उसने 2 कॉल के पैसे नहीं दिए हमें, बस बढ़िया हो गया। और फिर फोरफिट कर दिया हमने उसके शेयर सेकंड कॉल के बाद, तो बस कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना था इसमें अल्टीमेटली। 15 नंबर क्वेश्चन था, अगर थोड़ी सी लास्ट में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट अगर गलत निकला होगा तो 15 में से 12-13 नंबर तक इजीली सिक्योर कर ही लोगे, ठीक है। लास्ट एक और देखो, अब मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई थियरी पढ़ के जानी होती है, और थियरी वाले चैप्टर हैं ही कितने, 2-3 चैप्टर है, बस उन्हें अच्छे से पढ़ना है। एक तो चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 में कुछ चीजें हैं, और बाकी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं साथ साथ, इन्वेंट्री वाले चैप्टर का हो गया, या तुम्हारा फाइनल अकाउंट का हो गया थोड़ा सा, एनपीयू का हो गया हल्का सा, तो इनकी थियरी हल्की हल्की पढ़ लो साथ साथ, जो कि हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। देखो इन्वेंट्री वाले से पूछ लिया उसने डिफरेंस, एक और 2 डिफरेंस पूछ लिया उसने इस बार, बहुत ही कम होता है ऐसा कि थियरी के 2 डिफरेंस ही पूछ लिया आईसीआई,
ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछ लिया और क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में पूछ लिया। देखो दोनों के बी पार्ट में पूछा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, दोनों के बी पार्ट में डिफरेंस पूछ लिया उसने। यहाँ पूछ लिया 5 नंबर का, वहाँ पूछ लिया 4 नंबर का। तो बेटा 9 नंबर तो सीधे यही होगा, 12 नंबर का ट्रू फॉल्स। जो लोग 12 और 9 कितने हो जाते हैं, 21 नंबर। जो बच्चे थियरी को इग्नोर करते हैं, आपका पेपर ऑटोमेटिकली सीधा 80 नंबर से कम का हो गया, 79 नंबर का रह गया। अब बाकी 79 में से लेकर के आने, इतने तो अगर थियरी पढ़ ली होती तो इतने नंबर स्कोर कर जाते तो हम 80 नंबर तक तो आराम से। तो ये एक फर्क था। बाकी हाँ, अगर मैं आपको पूरा बताऊं ओवरऑल पेपर का लेवल मेरे हिसाब से बिलो एवरेज ही रखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा पेपर था, मतलब बच्चों के लिए अच्छा पेपर था एक तरीके से। कोई क्वेश्चंस ऐसे ज़्यादा टफ नहीं थे इस बार, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था तो लग रहा था कि शायद आईसे पेपर टफ पूछ लेगा बहुत से लोगों को, बट नहीं, आईसे ने पेपर अच्छा ही रखा है, सिंपल ही रखा है। देखते हैं चेकिंग आईसे ही ऐसे ही करे, जितना अच्छा पेपर दिया उतनी अच्छी चेकिंग भी हो। तो होप फॉर द बेस्ट, और बाकी अगले पेपर की तैयारी करो। अभी आपके अगला नेक्स्ट पेपर लॉ का है, मैथ का है, और उसके बाद इको का पेपर है। तो अब सॉल्यूशन के पीछे मत भागना, किसी भी पेपर का सॉल्यूशन मत ढूंढ लेना भी, किसी भी वीडियो में कहीं पे भी। एग्जाम खत्म हो जाए, इको का पेपर देकर के आ जाओ, उसके बाद ढूंढ लेना सॉल्यूशन क्या हुआ, लेकिन बीच में सॉल्यूशन नहीं देना। और जिसका पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई बात नहीं, पेपर सारे देने हैं। बहुत से बच्चों जिनका अकाउंट पेपर खराब होता है वो आगे पेपर देने ही नहीं जाते, मन खराब हो जाता है। नहीं, कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमें लगता है कि खराब गया है, बट उसके बाद भी उसमें नंबर अच्छे आए थे और बाकी बच्चा पेपर देता नहीं है, और सो फिर बाद में रिग्रेट करता है। तो बाद में रिग्रेट नहीं करना है, अभी आराम से पेपर दो, लास्ट में सोचेंगे भाई रिजल्ट क्या आएगा। अभी सिर्फ मुझे हर पेपर को इंडिविजुअली तोड़ना है। अगला लॉ का पेपर है तो लॉ के पेपर पे मुझे फोकस करना चाहिए बस, और मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय। उसके बाद लॉ का पेपर जाएगा, उसे भूल जाओ, अच्छा बुरा जो होगा मैथ, और फिर लास्ट में फिर हमारा पेपर आ जाएगा इको का, ठीक है। तो फिर उसके बाद आकर के जो सोचना है सोचो, ओवर थिंक करना है ओवर थिंक करो, बट मैं तो कहूँगा रिलैक्स करो 1.5 महीने, क्योंकि जो भी तुमने मेहनत करी है पिछले 2-3 महीने में इतनी सारी, तो उसका पे ऑफ का टाइम है, उसको बस परफॉर्म करना है, रिजल्ट मिलेगा बढ़िया। ध्यान से चीज़ों को आगे लेकर के चलो बस, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आगे प्रो के लिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।